एक लड़की जो 6वीं क्लास में पढ़ा करती है, आज वो अपनी क्लास ले रही होती है, तभी वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसके बारे में बताने लगते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा है और इसमें विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लड़की तभी यहाँ पर एक निर्णय लेती है कि मुझे भी पढ़ लिख कर टीचर बनना है। दोस्तों, यहाँ पर इसके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष होता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर इसके जीवन में बाधाएं आती हैं। ये लड़की टूटती नहीं और फिर भी निरंतर चलती रहती है। फिर पढ़ लिख कर ये एक टीचर बन जाती है, लेकिन टीचर बनने के बाद जब इसकी शादी होती है तो फिर इसके जीवन में बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के नालंदा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अंशु नाम की एक लड़की जो 6वीं क्लास में पढ़ती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। तो ये लड़की उसी दिन निर्णय ले लेती है कि मुझे पढ़ लिख कर एक टीचर बनना है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के घर परिवार में कोई भी 6वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ाई नहीं था। जैसे ही ये 6वीं पास करती है, घर वाले इसे घर पर ही रोक लेते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये अपने घर वालों से कहती है कि मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। इस सब के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूंगी। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की अपने घर वालों के ऊपर दबाव बनाती है और फिर ये आगे एडमिशन ले लेती है। 7वीं कर लेती है, 8वीं कर लेती है। लेकिन जब ये 8वीं पास कर लेती है तो स्कूल में टॉप नंबर पर आती है। अब यहाँ पर घर वाले फिर इससे कहने लगते हैं कि बेटा अब बहुत हो गया, तो हम सब में सबसे ज़्यादा पढ़ चुकी है, अब तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं, फिर अपनी माँ से कहती है और जैसे तैसे करके फिर ये +2 पास कर लेती है। दोस्तों, अब +2 के बाद तो इसके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी यहाँ पर दबाव बनाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि सब लड़कियों की, इसकी जो बराबर की हैं, शादी हो चुकी है, इसकी भी शादी कर दो, अब इसे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मत रहो। लेकिन यहाँ पर ये लड़की अपनी माँ से साफ मना कर देती है कि माँ, मैं शादी नहीं कराना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ भी उसका साथ देती है। ये लड़की खुद कमाने लगती है और खुद कमाकर बच्चों को ट्यूशन दिया करती और कोई भी खेतीबाड़ी का काम होता तो उसे भी ये करवाया करती। दोस्तों, ये ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले लेती है और ग्रेजुएशन को भी पूरा कर लेती है। उसके बाद B.Ed करती है और उसके बाद फिर इसकी एक सरकारी जॉब लग जाती है। प्राइमरी स्कूल में ये टीचर बन जाती है। दोस्तों, जो इसकी पोस्टिंग होती है इसके ज़िले से दूसरे ज़िले में जाती है और वहाँ जाकर ये पढ़ाने लगती है। दोस्तों, जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर इसे कमरे की ज़रूरत होती है। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम संदीप होता है, वो इसे कमरा दिलाने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती। अब धीरे धीरे करके संदीप और अंजू जो आपस में एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है कि आगे जाकर इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी तो अब इन दोनों की हो गई, लेकिन जो यहाँ पर इस संदीप के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारे घर में ना तो कोई तुम्हारी जिठानी, ना ही तुम्हारी कोई देवरानी, ना ही तुमसे पहले बहुत सारी महिला पढ़ी लिखी आई हैं, किसी से भी हमने नौकरी नहीं करवाई है, तुम्हें भी ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर ये अंजू उनसे साफ मना कर देती है, कहती है कि जिसके लिए मैंने अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दिया, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, दूसरों के घर पर जाकर काम किया, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। ये तो मेरा सपना था और मेरा सपना साकार हुआ है और मैं इसको अब नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले भी इसको बार बार मना करते हैं, लेकिन ये मानती ही नहीं। जो इसकी सास होती है बार बार इसे समझाने का यत्न करती है। इसका पति इसे समझाता कि नौकरी छोड़ दे, धन दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये मानती ही नहीं। दोस्तों,
दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद पता चलता है कि संदीप तो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, धन दौलत की तो इनके पास कमी नहीं होती, लेकिन ये तो बस ऐसे ही आवारा है, कामकाज तो करता ही नहीं। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो परेशान होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो अंजू के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुझे अब ये नौकरी छोड़नी ही होगी, क्योंकि इस सब से हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अंजू होती है वो कहने लगती है कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ पर जो अंजू का पति होता है संदीप, वो अंजू के ऊपर हाथ उठा देता है और उसके साथ मार पिटाई करता है और उसे धमकी देता है कि अगर तूने उस स्कूल में जाने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों ये नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जाकर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपने पति, अपनी सास, अपने ससुर सबके खिलाफ मामला दर्ज करवा देती है और अपने मायके चली आती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो मामला होता है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो संदीप होता है वो एकदम से कहने लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, तुम आराम से अपने स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर अंजू होती है वो भी इन लोगों को माफ़ कर देती है। यहाँ पर अंजू अब सीधे अपने ससुराल में पहुँच जाती है, वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, जब वो स्कूल में जाती है तो स्कूल में उसकी मुलाकात जो उसके साथ क्लास में पढ़ा करता था सतीश, उससे होती है। सतीश भी यहाँ पर टीचर लग जाता है। जब 11वीं से 12वीं क्लास में ये हुई थी, यानी कि 2 साल इनके साथ में सतीश पढ़ा था और आज सतीश के साथ काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात होती है। सतीश यहाँ पर इसे चाहने लगा था, इसके साथ नोक झोंक भी कई बार हुई थी। सतीश ने यहाँ पर इससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अंजू ने इसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंजू अपने घर चली आती है। दोस्तों फिर यहाँ पर ये दोनों 12वीं पास कर लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। उस दिन के बाद आज ये मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सतीश होता है अंजू को देखकर कहने लगता है, अंजू तुम कैसी हो। दोस्तों अंजू यहाँ पर अपने दर्द को छुपाए बैठी थी कि किस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से मेरे जो सास ससुर हैं वो कहते हैं कि तुझे पढ़ाना नहीं है, तुझे घर के अंदर ही रहना है। अब यहाँ पर वो सारा वाक़या सतीश को बता देती है। सतीश यहाँ पर कहता है कि देखो ये तुम्हारी पढ़ाई है और पढ़ाई लिखाई करके तुमने ही आगे ये मुकाम हासिल किया, तुम इसे छोड़ना मत, तुम अपनी इस बच्चों को पढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको जारी रखना। इस सब के लिए अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों फिर यहाँ पर जो अंजू होती है अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद अगले दिन उसका फ़ोन छीन लिया जाता है और उसके जो घर से बाहर निकलने का रास्ता वो भी बंद कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अब तुझे स्कूल के अंदर जाना नहीं है, तू अब घर के अंदर ही कैद रहेगी। वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मुझे जाने से नहीं रोक सकते, मैं ज़रूर जाऊंगी। वो इस तरह से जिद में आ जाती है। तो जिद में आने के बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उसका खाना पीना भी बंद कर देते हैं, खाली पानी पानी पर वो जीने लगती है। लगभग 6 से 7 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। अब सतीश बार बार फ़ोन मिलाता है, उसका फ़ोन नहीं मिलता। सतीश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अंजू के माता पिता से भी बातचीत करता है और फिर वो नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं। दोस्तों वहाँ जाकर गुहार लगाई जाती है कि इस तरह से अंजू को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। फिर यहाँ पर 2 पुलिस वाले और उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल उस घर में आती हैं और जब घर वालों से बातचीत करने लगती हैं तो घर वाले यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अंजू अपने मायके में गई हुई, लेकिन मायके वाले साथ में होते हैं तो अब वो झूठ कैसे बोल पाते। दोस्तों घर की तलाशी ली जाती है तो अंजू एक चारपाई पर पड़ी होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों यहाँ पर अब अंजू को वहाँ से उठाया जाता है और उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि बस उसकी सांसें ही चल रही थी। 6-7 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। दोस्तों 5-6 दिन तक अंजू हॉस्पिटल में रहती है। इधर इन घर वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और इनमें से 2-3 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके इन्हें जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है। दोस्तों अब 6-7 दिन के बाद जब अंजू ठीक हो जाती है तो वो अपने मायके चली जाती है। इधर जो संदीप होता है उसके परिवार वाले होते हैं यहाँ आकर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, अब हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अंजू भी उन्हें माफ़ कर देती है और उन सबको जेल से छुड़वा देती है। उसके बाद अंजू
अब वहीं दोबारा जाकर जॉब करने लगती है, लेकिन उनके घर पर नहीं जाती। वो एक कमरा किराए पर ले लेती है। जो पहले उसने कमरा किराए पर लिया था उसी कमरे में वो दोबारा से रहने लगती है। इधर जो सतीश होता है वो दूसरी जगह कमरा किराए पर लेकर रहता है। यहाँ पर अंजू को डर होता है कहीं ये घर वाले किसी दिन मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, तो सतीश से कहती है कि तुम मेरे पास आकर रहा करो, यानी कि पड़ोस में ही एक कमरा तुम भी ले लो। फिर वो पड़ोस के ही घर में एक कमरा ले लेता है और ये दोनों अपनी ड्यूटी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब सतीश बाइक पर जाने के लिए तैयार होता है तो वहीं पर 2 बाइक सवार आते हैं जिनके मुंह पर मास्क लगा होता है, उनके हाथों में चाकू होते हैं। दोस्तों सतीश के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। सतीश भी हट्टा खट्टा नौजवान होता है, उनसे अपना बचाव करता है और फिर वहाँ से वो दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। दोस्तों सतीश को आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर उसका उपचार चल रहा होता है। करीब 7 दिन के बाद सतीश का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद सतीश फिर अपने स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। इधर जो यहाँ पर अंजू होती है वो अंजू नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पूरा मामला पुलिस को बता देती है, क्योंकि यहाँ पर जब सतीश के ऊपर हमला हुआ था तो जो अंजू का पति होता संदीप, वो अंजू को धमकी देकर गया था कि ये तो अभी सतीश के साथ हुआ है, तेरे साथ भी इससे कुछ ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों सतीश भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा देता है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और यहां पर जो संदीप होता है, संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो 2 नकाबपोश लड़के थे उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी एक की अभी पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। बाकी और जो सास ससुर हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार करने का पुलिस दावा करती है। वो फ़िलहाल अपने घर से बाहर बने हुए हैं, वो घर में है ही नहीं। दोस्तों इधर जो अंजू होती है अपनी माँ को बुला लेती है और माँ को ही अपने कमरे में साथ रखने लगती है। इधर जो सतीश होता है अब वो ठीक ठाक हो चला है और वो अपने कमरे में रहकर आराम से ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अंजू का जीवन कटता है। पहले तो उसके जीवन में पढ़ाई लिखाई को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और उसके बाद जब वो पढ़ लिख कर टीचर बन जाती है तो उसकी जिस लड़के के साथ में शादी होती है वो लोग चाहते ही नहीं थे कि ये यहाँ जॉब करे और वो अपने घर पर ही इसे रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अंजू नहीं चाहती थी कि जो मैंने पढ़ाई की है, यही चाहती थी कि जो लोग गरीब हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते उन्हें मैं पढ़ाऊँ और उन्हें आगे बढ़ाऊँ। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता कर जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे आज उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पर सबसे पहला कमेंट आता है वो साहिब विरक का कमेंट आता है। वो लिखते हैं वेरी गुड, 100% आपने सही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट होता है वो मोनू जैन का आता है। मोनू जैन लिखते हैं वेरी नाइस। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यारादी मस्ती का कमेंट आता है, वो हाय लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद कुमार केसी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं जय शंभुनाथ जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में कमेंट करते रहें और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी और भी कमेंट हमारे साथ आए हुए हैं उनको भी आपके सामने पढ़ने वाला हूं। तो दोस्तों गिरीश त्रिपाठी जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं दोनों को बहुत बहुत बधाई, ईश्वर सफलता दे, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। खबरों की हकीकत से कमेंट आता है जय शिव शंभू जय शिव शंभू। दोस्तों रघु भाई कमेंट करते हैं जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ। दोस्तों रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, भगवान आपको सुखी रखे, भगत के बस में है भगवान, बिल्कुल राइट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों मोनू जैन जी लिखते हैं जय जय भोलेनाथ जय शिव शंभू। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ यादव भी लिखते हैं जय शंभुनाथ जय भोलेनाथ, सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहा लिखते हैं बहुत बढ़िया, अरविंद जी आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। बिमला ग्रीव्स लिखती हैं जय भोलेनाथ, जो ऑस्ट्रेलिया से हमें फॉलो करती हैं। बिमला जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखें। दोस्तों उसके बाद मधु नीला जी लिखती हैं जय भोलेनाथ, मधु जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों
विजय जैन जी लिखते हैं जय भोले बाबा की। विजय जी जय भोले बाबा की। और उसके बाद जो जितेंद्र यादव जी हैं वो लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। मधु नीला का दूसरा कमेंट आता है ब्यूटीफुल स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अरविंद साहा लिखते हैं जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जय शिव शंभू। अनीता गुप्ता जी लिखती हैं जय भोलेनाथ, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोलेनाथ। प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सौरभ यादव जी लिखते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव सौरभ भाई। अजय ठाकुर जी लिखते हैं हर हर महादेव, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट हमारे साथ भेजते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।